राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक विभाजन प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते थे, जिसके चारों ओर 45 सागर था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, इसके दो भाग हुए। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? विश्व एक पिंड में था। कार्बोनिफेरम में इसके दो भाग हुए, उत्तर अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। दोनों भागों के मध्य महासागर बना, जिसका नाम 33 सागर था। भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिसके कारण स्थल भाग टूटे। जहाँ जहाँ स्थल भाग गया वो महाद्वीप बन गया, और जहाँ जहाँ जल गया वो महासागर बन गया। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए पानी पूर्व की ओर चला गया। विश्व के अधिकांश मरुस्थल पश्चिमी तटों पर। ये जो है 33 सागर, ऊपर है गोंडवाना, ऊपर है अंगारा लैंड, नीचे है गोंडवाना लैंड। पेंजिया और पैंतालासा, मध्य भाग पेंजिया कहलाता, चारों ओर पैंतालास। भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष है। राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष। कौन कौन से? अरावली किससे बनी हुई? अरावली 33 सागर से बनी हुई। नहीं, अरावली गोंडवाना लैंड से, मरुस्थल 33 सागर से, और पूर्वी मैदान 33 महासागर से। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने का विद्वान प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे। इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा, 1968 में प्रकाशित करवाया। वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भाग निम्न प्रकार थे: पश्चिमी शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, उत्तरी अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीएल प्रदेश। 1968 में ही दूसरा विभाजन है, जो जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एक के सैन ने किया। पहला प्रयास वीसी मिश्रा ने किया, ठीक है, भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। दूसरा जलवायु के आधार पर बांटा एक के सैन ने। अब तीसरा भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास रामलोचन सिंह ने किया 1971 में। वीसी मिश्रा 68 में, एक के सैन 68 में, रामलोचन सिंह 1971 में। राजस्थान को सामान्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान भूगोल के अनुसार धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार है पूरा विभाजन, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थल। मरुस्थल में क्या है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क में भी शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय 2 भागों में, एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क। शुष्क में है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अर्धशुष्क में है घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश। अरावली में उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। पूर्वी चंबल के प्रदेश में चंबल, पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन, माई बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन। बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है: मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार 2 भागों में बांटा गया है। नोट: राजस्थान के 4 भौतिक भागों में सर्वप्रथम अरावली, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश व पश्चिमी मरुस्थल का उद्भव हुआ है। सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल का, सर्वप्रथम अरावली का। चारों भौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है: मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, 33 सागर का अवशेष है। बनने का क्रम सबसे अंत में बना था। ऊंचाई में सबसे अंत में है, ठीक है। अरावली क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। वैसे 9.1 है इनका क्षेत्रफल अरावली का। गोंडवाना लैंड का अवशेष है
अरावली सबसे बनने का क्रम भी सबसे पहले और ऊंचाई भी सबसे अधिक, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, मतलब ये बनने का क्रम और ऊंचाई दोनों समान ही है, ठीक है। सबसे पहले बना तो सबसे ऊंचा होगा, सबसे लास्ट में बना तो सबसे नीचा होगा, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जनसंख्या 23.3 नहीं, क्षेत्रफल 23.3, जनसंख्या 39, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसका क्षेत्रफल है 6 पॉइंट, ये देखो एक इसमें चला गया, 4 इसमें, 6.49, क्योंकि ये पटवार में बीच आया था क्षेत्रफल वाला। तो इसमें अरावली को 9.1 माना गया। पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 23.3 माना गया और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 6.49 माना गया। गोडवाड़ा लैंड का भाग है और द्वितीय, ये तो हो गया वैसे भी। तो सबसे कम जनसंख्या किस में? सबसे कम जनसंख्या अरावली में, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल किस में? मरुस्थलीय, अरे पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल है। सर्वाधिक जनसंख्या किस में? मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या है और क्षेत्रफल भी मरुस्थल में सर्वाधिक, जबकि सबसे कम जनसंख्या अरावली में। पर्वतों में कौन रहता है, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सबसे कम हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। मरुस्थलीय प्रदेश पूरा बारे में जानते हैं, मरुस्थल के बारे में। ये प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। थार मरुस्थल लगभग 644 किमी लंबाई और 300 किमी ऊंचाई चौड़ाई में विस्तृत है। ये मरुस्थल राजस्थान में लगभग 2,09,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। संपूर्ण थार 62%, राजस्थान का 2/3, ठीक है। वैसे इसमें तीन पंचाई लिखा हुआ है कि तो 2/3 माना गया है कुछ एग्जाम में। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के मामूली भागों में भी है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले वर्तमान में 19 है, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अरावली के पश्चिम में 20 जिले, किंतु सिरोही जिला है जो मरुस्थल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सिरोही अरावली के पश्चिम में स्थित, लेकिन इसे मरुस्थलीय नहीं माना गया। तो अरावली के पश्चिम में जिले तो 20 है, किंतु उसमें से मरुस्थलीय कितने हैं? 19। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11 भाग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 58% भाग पर ही फैला हुआ था, परंतु अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग अत्यधिक कटापटा होने के कारण थार का मरुस्थल विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान के 61.11 भाग पर रेगिस्तान विस्तार है। मिट्टी रेतीली बलुई, वनस्पति मरुदबिद या जीरोफाइटा, प्रमुख वृक्ष रोइड़ा, बबूल, फोक, खेजड़ी, केर, बेर, आंक, थोर, अरना, पीलू, केरड़ा, कुंबटिया। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम। प्रमुख फसलें बाजरा, मोट और गंवार। बाजरा में भी राजस्थान फर्स्ट है और गंवार में भी राजस्थान फर्स्ट, ठीक है। औसत वर्षा 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। औसत ऊंचाई है 150 से 300, यानी 350 मान लो। सामान्य ढाल, इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है। जैसे लूण नदी बहती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी और सामान्यतः ढाल नदियों के प्रवाह के अनुसार ही माना जाता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है, दक्षिणी में औसत ऊंचाई 150 मीटर है। थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। सबसे बड़ी नदी लूणी, सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी, सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर, सबसे बड़ा बांध जमई बांध पाली और थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर है जैसलमेर। मतलब मरुस्थल का जिसे राजधानी कह सकते,
मरुस्थलीय राजधानी कहें ना तो जोधपुर मानी जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान की राजधानी है जोधपुर एक तरह से। अन्य विशेषताएं, ये विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ये विश्व में सर्वाधिक आबादी, युवा मरुस्थल, जैव विविधता सर्वाधिक आबादी। थार के मरुस्थल में विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश भी यही है। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सबसे कम जनसंख्या अरावली की है और सबसे कम क्षेत्रफल है जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का है। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किसे माना गया है? मरुस्थल को। थार, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश मरुस्थल। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इस प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरम काल में समुद्र का विस्तार था। जुरासिक काल तथा इसके बाद समुद्री जलचटों के जमाव के कारण जैसलमेर व बाड़मेर मिलते हैं। जैसलमेर बाड़मेर जुरासिक काल में मिलते हैं। कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। पर्मिनियम कार्बोनिफेरस में समुद्र था। जुरासिक काल में जैसलमेर बाड़मेर में समुद्र के अवशेष मिलते हैं। यह गैर पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। पाकिस्तान, अफ्रीका, ये बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसमें थार का मरुस्थल है जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की अधिकता है। इसमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी चट्टान है यानी कि कोयला, पेट्रोलियम। थार की टर्शरी कालीन चट्टानों में तेल गैस के भंडार, गूडा मालानी, जैसलमेर बाड़मेर सांचौर में बहुतायत से तेल भंडार मिलने के कारण टर्शरी काल की चट्टानें होना माना जाता है। जहाँ से तेल मिला है, टेल से टर्शरी काल की चट्टान। थार के मरुस्थल का विशेष महत्व, ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब का केंद्र थार का रेगिस्तान होता है। इस प्रकार थार का मरुस्थल भारतीय उपाधि में मानसून को आकर्षित करता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो जब तापमान अधिक होता है तो यहाँ निम्न वायुदाब बनता है, तो समुद्री हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है तो अपने साथ में मानसून लेके आती है। थार में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक व वायुदाब निम्न होता है। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तापमान अधिक होगा, वायुदाब कम होगा। तापमान कम होगा, वायुदाब अधिक चला जाएगा। निम्न वायुदाब मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। इस प्रदेश की जलवायु बहुत शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियाँ भी चलती है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, रात होते होते तापमान कम हो जाता है। इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है जो कि वर्षा ऋतु में मानसून पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित, अनियमित, भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है जो अधिकांशतः खारा होता है। इस भाग में कहीं कहीं चट्टानी सतह व छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। कहीं कहीं पर चट्टानी सतह पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ये प्रदेश पहले उपजाऊ था। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी। पहले उपजाऊ था, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी। सर्वशिष्य के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। 10 सेमी समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा थार मरुस्थल के पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। भारत पाक के साथ चलने वाली वर्षा रेखा है जो केवल जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला और पूर्व में अर्धशुष्क मरुस्थल पाया जाता है। 50 सेमी समवर्षा रेखा, ये राजस्थान को लगभग समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जिसे नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर लगातार विस्तार हो रहा है, जिसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। मरुस्थल को रुद्र क्षेत्र किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र, ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र, गुजरातरा प्रदेश, हवेन सोंग ने इसे गुजरातरा प्रदेश का है। ईश्वरी प्रसाद है रुक्ष क्षेत्र।
थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण शुष्कता में वृद्धि है। जैसे जैसे शुष्कता में वृद्धि होती गई वैसे वैसे थार मरुस्थल अपना पांव जमाते गया। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे कम जन घनत्व पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। वैसे तो विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यह जनघनत्व अधिक है, किंतु राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व है। इससे तो अधिक अरावली में रोग रहते हैं। इस प्रदेश में जनघनत्व कम होने के कारण है जलवायु में विषमता है, जल का अभाव है, नदी बेसिनों का अभाव है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सैंडी एरिड प्लेन, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सेमी एरिड ट्रांजिशनल प्लेन। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश विस्तार जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर। उत्तर पश्चिमी जोधपुर, ग्रामीण बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू। समझने के लिए मानचित्र, चलो ठीक है, मानचित्र देख लेंगे। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इस प्रदेश में बालू का स्तूप का काफ़ी विस्तार है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। इनमें कुछ स्थायी बालू का स्तूप जिन पर वनस्पति उगी हुई है, साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालू का स्तूप भी विद्यमान है। औसत वर्षा 0 से 25। जलवायु शुष्क सम जैसलमेर। ये राजस्थान की वनस्पति रहित क्षेत्र टीले हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान और डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट सफारी सम जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लाटी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत पाक सीमा के साथ 80 किमी लंबी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जल धारा है, जिसे भूगर्भीय जलपट्टी लाटी सीरीज कहा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सर्वश्रेष्ठ नदी का अवशेष माना। इसे 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी। लाठी सीरीज को कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजी, तो काजरी के वैज्ञानिकों ने। इसी क्षेत्र में धामण, करड़, सेवड़ आदि पौष्टिक व स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती है। सेवण, धामण, करड़, अंजन। चंदन नलकूप जैसलमेर में लाठी सीरीज क्षेत्र के पास कम गहराई में ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे क्षमता मीठे पानी का एक नलकूप है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र है। इसे मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फड़ौदी, बालोतरा व बाड़मेर जिलों के कुछ भागों में बालू का स्तूप या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। ये क्षेत्र फड़ौदी, जैसलमेर, बालोतरा के मध्य स्थित है। यहाँ पर बालू का स्तूप का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है, जो टर्शरी काल व प्लेस्टोसीन काल का है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र टर्शियरी काल व प्लेस्टोसीन काल का है। इनमें चूने की चट्टानें व शैल प्रमुख हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिक व मायोसीन काल के वनस्पति अवशेष व जीवाश्म पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है, जुरासिक या मायोसीन काल का। आक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित इस स्थान पर प्राचीन वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। बाप होल्डर फड़ौदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी माकल्प के परमीशन क्लोसिन काल में मोरेन चट्टाने के अवशेष मिले हैं। बाप होल्डर कहा जाता है। इस चट्टानों पर हिमानी के निशान मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, बांगर या बांगर प्रदेश। जिले गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर। उत्तरी पश्चिम ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु अर्धशुष्क। इस क्षेत्र में शुष्क और उष्ण क्षेत्रों के मध्य शुष्क और उपाद्र क्षेत्रों के मध्य है, अतः इसे संक्रमणीय व प्रवर्ती जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। धरातल के आधार पर
अर्धशुष्क व मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान बांगर के 4 विभाजन किए गए। घग्गर का मैदान शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, घोड़वाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान, ये मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। ये राजस्थान के उत्तरी भाग में हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़ जिलों में विस्तृत है। मूल रूप से क्षेत्र मरुस्थलीय है, लेकिन प्रारंभ में गंगनेर द्वारा, बाद में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से यहाँ का मरुस्थलीय स्वरूप परिवर्तित हो गया है। यहाँ की मिट्टी भूरी मटियार जलोढ़ मिट्टी है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। घग्गर का मैदान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। नाली घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। बग्गी उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी क्षेत्र को बग्गी कहते हैं। उत्तर पूर्व उपजाऊ मिट्टी क्षेत्र को बग्गी कहते हैं। नाली घग्गर का पाट और बग्गी उपजाऊ भूमि बग्गी कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में चलती है। शेखावाटी सीकर-चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना व डिडवाना कुचामन का उत्तरी सम्मिलित है। यह प्रदेश मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालूकाय स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण बालूकाय स्तूप पर वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण बालूकाय स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसे बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें हैं। नागौरी उच्च भूमि में चूने की विशाल परतें हैं, अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है, अतः इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहते हैं। बांगर प्रदेश वैसे शेखावाटी है ना। आंतरिक प्रवाही क्षेत्र है, मतलब चूने की चट्टानें कहाँ पे है? शेखावाटी में, ठीक है। नागौरी भूमि आगे आएगी बाद में। बांगर प्रदेश प्राचीन काल में नदियों से लाई उपजाऊ मिट्टी जो अब नदियाँ नहीं बहने से अनुपजाऊ हो गई है, ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी को बांगर कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी तो खादर कहलाती है और अनुपजाऊ बांगर कहलाती है। शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे अनुपजाऊ मैदान के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी व क्षेत्र प्रतिवेश नदियों द्वारा लाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी बहाकर इसी उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान खादर कहलाते हैं। राजस्थान में खादर के मैदान नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, राजस्थान में खादर के मैदान नहीं पाए जाते हैं। जोहोड़ या नाड़ा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए चूनेदार अंध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहोड़ कहलाते हैं। जोहोड़ या नाड़ा कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहोड़ या नाड़ा कहते हैं। चोबी जोहोड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान चोबी कहलाता है। मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने। बग्गी क्या है? उत्तर पूर्वी जो उपजाऊ भूमि है उसे बग्गी कहा गया है। चोबी क्या है? जोड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान चोबी कहलाता है। अधिक गर्मी अधिक सर्दी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चूने की परतों के कारण, शेखावाटी में चूने की परतें पाई जाती है, जिसके कारण जमीन के नीचे नीचे पानी बहता है, तो इसे अंतर्विताई क्षेत्र कहते हैं। चूने की परतों के कारण इस क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस कारण यहाँ वार्षिक तापमान ज़्यादा पाया जाता है। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशु चारागाह के सार्वजनिक स्थान बीड़ कहलाते हैं। बीहड़ नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव अवनल्य के अपरदन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में बीड़ कहलाते हैं। ध्यान रहे, बीड़ शेखावाटी में पाए जाते हैं, जबकि बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन, कोटा, सोईमाधोपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। तोराबाटी शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली है, जो अंतर प्रवाही नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ तोराबाटी की पहाड़ियाँ कहलाती है। नागौरी उच्च भूमि लूणी बेसिन व शेखावाटी बेसिन के मध्य स्थित नागौर व डिडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि नागौरी उच्च भूमि कहलाती है। या मिट्टी में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक पाया जाता है। इसी कारण इस प्रदेश बंजर व रेतीला कहते हैं।
इस क्षेत्र में नमक के तत्वों की अधिकता के कारण अरब सागर के मानसून को माना जाता है। नागौरी भूमि में नमक की अधिकता का जिम्मेदार अरब सागर का मानसून है। यह नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकाशिस्ट नमकीन चट्टान है। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबर, कुचामन और डीडवाना। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है। कुबड़ पट्टी। नागौर व अजमेर जिलों में भूमिगत जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत पीले हो जाना, हड्डियां टेढ़ी हो जाना, पीठ झुक जाती है, जिससे व्यक्तियों के कुबड़ निकल जाती है। इसलिए इसका नाम कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट। जायल से पुष्कर तक का इलाका सबसे सर्वाधिक प्रभावित है। जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक का इलाका बांका पट्टी से प्रभावित है, जिसे हॉन्च बेल्ट कहते हैं। मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर के लिए, गोट मांगलो जिप्सम के लिए। मकराना संगमरमर, गोट मांगलो जिप्सम और जायल में फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। घोड़वाड़ या लूणी बेसिन। यह क्षेत्र मुख्यतः लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लूणी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र यहाँ एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसे लूणी बेसिन या लूणी ज्वाई बेसिन कहा जाता है। इस प्रदेश में कच्छ के रण के निकटवर्ती भाग में कुछ क्षेत्र में भूमि पर लवणता भी दिखाई देती है। ये लगभग 35,000 वर्ग किमी में विस्तृत है। लूणी मुख्यतः पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालोर सांचौर जिलों में विस्तृत है। मिट्टी नवीन कांपीय या जलोढ़ मिट्टी। नहड़ या निरहर्द। बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वहाँ लगभग 100 साल पहले समुद्र का जल लहराता था। इस क्षेत्र को नहड़ कहते हैं। लूणी बेसिन की मुख्य नहर नर्मदा। लूणी बेसिन का प्रमुख बांध जोई बांध पाली। घोड़वाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर। घोड़वाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? काला भूरा डूंगर। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। इस क्षेत्र का संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन इस प्रदेश में कुछ एकांकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है 56 की पहाड़ियाँ। बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किमी लंबी व 1.5 किमी चौड़ी गोलाकार पहाड़ियाँ। पहले तो 56 की पहाड़ियाँ कैसी हैं? गोलाकार है। बालोतरा में मोकलसर से सिवाना तक है। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ग्रेनाइट ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ गोलाकार पहाड़ियाँ जैसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं, किंतु ग्रेनाइट सिटी कौन है? जालोर है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में यह जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, जहाँ पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। नाकोड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। पीपलूद बालोतरा, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। पीपलूद में हल्देश्वर महादेव, नाकोड़ा में पार्श्वनाथ जी के मंदिर प्रसिद्ध है। सिवाना जालोर की पहाड़ियाँ। ये पर्वत जालोर 56 की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट पर्वत कहलाती है और जालोर ग्रेनाइट सिटी है। सिवाना जालोर की पहाड़ियाँ। ये पर्वत जालोर व ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बने हैं। सिवाना जालोर पहाड़ियाँ जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बने हैं। सेंदड़ा ब्यावर। ब्यावर के सेंदड़ा में सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद है। यहाँ रॉक गार्डन बनाने की संभावना है। रॉक गार्डन कहाँ बनेगा? सेंदड़ा ब्यावर में। मरुस्थल से संबंधित शब्दावली। मरुस्थल के प्रकार, बनावट एवं संरचना के आधार पर इर्ग, हम्मादा और रेग। सहारा की शब्दावली है रेग, ठीक है। ये तीनों मतलब इर्ग, हम्मादा और रेंग। इर्ग मतलब मरुस्थलीय, हम्मादा मतलब पथरीला और रेंग मतलब रेंग साफ रेंगता है तो पथरीले में भी चला जाता है और मरुस्थलीय में भी चला जाता है, दोनों में आता है। इर्ग
पूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है, इसमें बालू ही बालू होती है। इसे मान मरुस्थल भी कहा जाता है। सहारा में इसे इरग, तुर्कमेनिस्तान में इसे कोडर्म कहा जाता है। इरग वाले इलाके में जलवायु अत्यधिक शुष्क, वनस्पति न्यूनतम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर में। जलवायु अत्यधिक शुष्क, वनस्पति न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर में। मादा पथरीला मरुस्थल, बालू का स्तूप या टीला मुक्त प्रदेश। इसमें कठोर चट्टानें व छोटी पहाड़ियां व चूने युक्त धरातल पाया जाता है। जैसलमेर के आसपास पोखरण, फलौदी और बालोतरा। पोखरण जैसलमेर, फलौदी कुछ जिला बन गया और बालोतरा भी जिला हो गया। पहले फलौदी जोधपुर में आता था और बालोतरा बाड़मेर में आता था। पोखरण, फलौदी और बालोतरा के भागों में चूना युक्त व बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, टीला रहित क्षेत्र मादा कहलाता है। और रेग, ये मिश्रित मरुस्थलीय होता है। इसमें बालू रेत के साथ साथ मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। मिट्टी का अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, तभी तो बालू का स्तूप बनता है। इन्हें टीले, टीबे, धोरे, दरियन आदि नामों से जाना जाता है। धोरे साहित्यिक भाषा में धोरे कहा जाता है। दरियन जैसलमेर में स्थानीय भाषा में दरियन कहलाता है। बालू का स्तूप का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य होता है। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 58% भाग पर बालू का स्तूप और 41 या 42% भाग पर बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। बालू का स्तूप 58% यानी लगभग 60% मान लो आप, 60-40, ठीक है, 60-40 कर लो, 2/3 में बांट सकते हो। 60 में तो है क्या स्तूप और 40 में है क्या स्तूप मुक्त। सर्वाधिक बालू के स्तूप पाए जाते हैं चूरू में। सर्वाधिक ईर्ग पाया जाता है जैसलमेर में। वह जिला सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर ग्रामीण। बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, इसलिए पवनों के अनुदैर्ध्य रेखीय कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर डायनेस, इनकी आकृति ऐसी होती है। पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, इधर रेखीय, पवनानुवर्ती और अनुदैर्ध्य कहते हैं। ये सभी प्रकार के बालू के स्तूप में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में रामगढ़, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी ग्रामीण जिलों में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लंबवत समानांतर क्षेत्रीय श्रेणियों के समान दिखाई देते हैं। ये स्तूप पवनों की साधारण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में अधिक विकसित होते हैं। इनका विकास एकांकी पहाड़ी के पार्श्वों पर होता है। छोटी एकांकी पहाड़ियों के पवन विमुखी ढालों पर भी इनका निर्माण होता है। लूणी, जवई आदि नदियों के पार्श्वों पर भी रेखीय बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। लूणी, जवई नदियों के किनारों पर बालू का स्तूप यानी रेखीय बालू के स्तूप का निर्माण होता है। उत्तर पूर्वी थार मरुस्थल में दृश्य नदी तथा मेडा नदी की शुष्क घाटी में भी ऐसे घुमावदार पुराने बालू का स्तूप मिलते हैं। इन बालू का स्तूप की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है। गासी या कारबा, दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि गासी या कारबा कहलाती है। गासी कारबा, दो बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि। सोहर महोदय 1989 ने रेखीय लंबवत बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए: सीप, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुख रेखीय।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रेनसेवर सैंड ड्यूनस, ये पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर होता है। ऐसे बालू का स्तूप गहरे बालू के क्षेत्रों में मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। ये स्तूप थार मरुस्थल के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में पुंगड़, बीकानेर, चारों, रामसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ, ठीक है, ऐसा अवरोध होता है इनमें। अवरोधी बालू का स्तूप, इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। यह अवरोध झाड़ी, पेड़, भवन या अन्य निर्मित केंद्र अथवा पहाड़ी आदि के कारण हो सकता है। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़, बिचून, दूदू, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण और सीकर की पहाड़ियाँ इस टीले मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ पे मिलते हैं? पुष्कर के आसपास अवरोधी मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर्वत आ जाता है वहाँ अवरोध मिलता ही है, इसके कारण वहाँ अवरोधी मिलते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, देखिए, अनुदैर्ध्य मतलब सीप और बरखान मतलब अनुप्रस्थ, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील है। नवीन बालू युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। ये राजस्थान के सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप। बरखान सर्वाधिक नुकसान करते हैं जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। इनका पवन विमुखी ढाल मंद होता है व उत्तर होता है तथा पवन मुखी मंद और पवन विमुखी तीव्र। बरखान का पवन मुखी मंद, पवन विमुखी तीव्र, पवन मुखी मंद और पवन विमुखी तीव्र। 10 से 20 मीटर ऊंचाई या 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। भाले, चूरू, नीमका थाना, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, पालोत्रा, ओसियां, सूरतगढ़, जायल और डिडवाना, कुचामन वन में बरखान पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। बालू का स्तूप ऐसे आकृति के होते हैं। आकृति के आधार पर, वो तो हो गए क्या, पवनों के आधार पर थी, ये आकृति के आधार पर। सीप, ये बरखान की तरह ही होते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। पैराबोलिक, सीप को अनुदैर्ध्य कहते हैं। पैराबोलिक या परवलयाकार। हेयरपिन के आकार के इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्रों में। इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ पेड़ पौधे हवा के बहाव में बाधा डालते हैं। इसके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत हवा के चलने की मूल दिशा की ओर होता है। इन टीलों में हवा टकराने से अंग्रेजी के यू आकार का कटाव आ जाता है, जबकि इसके आजू बाजू पेड़ होते हैं। ये टीले आंशिक रूप से स्थिर होते हैं। ये बालू का स्तूप, ये स्तूप बरखान प्रकार के ही होते हैं। इनके निर्माण की दिशा भिन्न होती है। इनकी आकृति राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की और धीरे धीरे परिवर्तन देखने मिलता है। दक्षिण पश्चिम में बालू का स्तूप की भुजाएं औसतन 3 से 4 किमी लंबी होती है। तीव्र कोण पर मिलकर शेवरन प्रारूप या बालों की पिन की आकृति के बनते हैं। पैराबोलिक पश पिन। उत्तर पूर्व में भुजाएं छोटी होती है, औसतन 500 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर। तारा बालू का स्तूप, स्टार सैंड ड्यूनस, तारे के आकार के होते हैं। हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है, वहाँ ऐसे बालू का स्तूप का निर्माण होता है। इनका निर्माण संश्लिष्ट और अनियमित वायु पवनों के क्षेत्र में ही प्रमुखतः होता है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र, गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं।
तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में मिलते हैं। जैसलमेर के पास हमादा स्थलाकृति में ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमादा यानी पथरीले मरुस्थल में क्या मिलते हैं? तारा बालू का स्तूप। सब्र का बीज, ये मरुस्थलीय इलाके में छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं। झाड़ियों के चारों ओर बनते हैं तो सब्र का बीज कहलाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेब खा, झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेब खा कहते हैं। सामान्यतः खेतों की मेड़ों पर बनते हैं। नेब खा, खा मतलब खेत। नेवट्रुक बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में हनुमानगढ़ से हिसार व भिवानी हरियाणा तक विस्तृत है। ये बालू का सीट, बालू का हमोंक और बहुत ही कम संगठित बालू का स्तूप के रूप में पाए जाते हैं। अन्य शब्दावली, इंसेलबर्ग जर्मनी भाषा का शब्द है। द्वीपीय पर्वत, स्थानीय भाषा में से इंसेलबर्ग को द्वीपीय पर्वत कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। जब इनके चारों ओर पानी भरा होता है तो इन्हें द्वीपीय पर्वत कहते हैं। खड़ी चट्टानें इंसेलबर्ग और इनके चारों ओर यदि पानी भरा होता है तो द्वीपीय पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सांबर झील के आसपास के क्षेत्र। गिरिपद या पेडिमेंट, रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत के नीचे वाला स्थान जहाँ मरुस्थल की बालू या रेत आकर इकट्ठी हो जाती है वह गिरिपद या पेडिमेंट कहलाता है। ये इंसेलबर्ग व बजादा के मध्य भी होता है। गिरिपद ये देखो पर्वत के नीचे है। बजादा मतलब अर्धचंद्राकार, पर्वत से दूर। बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है बजादा कहलाता है। पलाया, सामान्यतः खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। वायु के अपरदन से निर्मित बड़े गर्तों में जल भरने के बाद भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है, इन्हें पलाया कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पलाया झीलें पाई जाती है। डांड, पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झीलें पाई जाती है जिन्हें डांड कहते हैं। वायु निर्मित झीलों को डांड कहते हैं। रण या टाट, बालू के स्तूप के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है जो मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है। ये छोटे छोटे गड्ढे लवणीय दलदल क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में रण या टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रण जैसलमेर में प्रमुख रण कन्नौज, ब्रह्मसर, भाकरी, पोखरण, लवा जैसलमेर आदि। बाप फड़ौदी में, थोप बालोतरा में और रेडाना बाड़मेर में। ताल छापर और पड़ीहारा रण चूरू में। तल्ली ये पोखर, रेगिस्तानी इलाके में छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का मीठा जल आकर इकट्ठा हो जाता है, इन्हें तल्ली या पोखर कहते हैं। सामान्यतः मीठा जल तल्ली या पोखर कहलाता है और खारा जल डांड कहलाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में खेतों का निचला भाग जहाँ वर्षा का पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है तल्ली या पोखर कहते हैं। मरो, तल्ली या पोखर के जल के सूख जाने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र मरो कहलाता है। खड़ीन, तल्ली पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है जिसमें दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बांध लगी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में। खड़ीन सामुदायिक कृषि का उदाहरण है। खड़ीन का प्रारंभ पालीवालों द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया। बालसन, मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतीय चट्टानों से घिरा हो, इसके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झील बालसन कहलाती है। उदाहरण के लिए सांबर बालसन झील है। ठीक है। रोई का मैदान, मरुस्थल क्षेत्र में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोई कहलाती है। शेखावाटी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र रोई का मैदान कहलाता है। ठीक है। लघु मरुस्थल, बीकानेर से कच्छ तक का भाग लघु मरुस्थल कहलाता है। भभूलिया, छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात
थली लूनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को थली कहा जाता है। तल्ली या पोकर मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को तली कहा जाता है। अच्छा, तली नीचे भाग को तली कहा जाता है। मगरा अरावली से अलग अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है। पीवना रेगिस्तान इलाके में सर्वाधिक जहरीला सांप जो डंक नहीं मारता और सोते हुए व्यक्ति को श्वास के साथ जहर देकर मार देता है। सर्वाधिक पीवना सांप जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक पीवना सांप पाए जाते हैं। अगला है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%, कुल जनसंख्या 10%, जो कि सबसे कम है भौतिक प्रदेशों में। कुल विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबाई। राजस्थान में विस्तार खेड़ब्रह्म गुजरात की सीमा से खेतड़ी नीमका थाना तक। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक। अरावली की कुल लंबाई 692 किमी। अरावली राजस्थान में 550 या 80% अरावली राजस्थान में पाई जाती है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात, हरियाणा व राजस्थान। कुछ पंजाब में भी है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। राजस्थान में अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों में, ठीक है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों के पुनर्गठन के बाद ब्यावर, डिडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, दूदू का उत्तर पश्चिम भाग, जयपुर ग्रामीण, नीमका थाना, कोटपुतली, बेरोड, खेलता तिजरा भी विस्तार में शामिल है। नोट: अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित किए गए हैं। सेक्शन अनुसार अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा है। अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा है, ठीक है। अरावली का उत्तर पूर्वी भाग संकड़ा है, ठीक है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली का न्यूनतम विस्तार मध्य में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर, सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर, निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर, सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू, दूसरा ऊंचा बसा शहर प्रतापगढ़ 580 मीटर। अरावली का मध्य भाग अजमेर। अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची 3 चोटियाँ सिरोही में है अरावली की, ठीक है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित ये भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है। कारोल बाग के मध्य स्थित रायसीना व छोटी मोटी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज कहते हैं, जहाँ संसद भवन, जेएनयू व राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन पुराना नाम वायसराय भवन, नक्शाकार एडविन लेडसियर लुटियंस। इसका निर्माण करौली धौलपुर के लाल पत्थर से हुआ है। इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था। अरावली के उत्पान। अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन से की जाती है, जो कि एक प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। अपलेशियन एक मोड़दार पर्वत है, इसका मतलब अरावली भी मोड़दार है। प्राचीन ग्रंथों विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, बूंदी में आडावाली, सिरोही में आबू गुलाब, उदयपुर में आडा वट्टा। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उक्तंट की गर्दन यानी ऊँट की गर्दन के समान माना है। कर्नल जेम्स टॉड ने मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प युग में लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से
अलग हो गई। अरावली का विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अरावली प्रदेश की भूगर्भीय बनावट विस्तार से वर्णन करने वाले A.M. हेरोन 1923। अरावली प्रदेश की भूगर्भीय बनावट का विस्तार करने वाले A.M. हेरोन 1923। हेरोन, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन था। ये स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे। GSI भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण कोलकाता के अध्यक्ष थे। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर से मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से जुड़ी। अरावली को अरब सागर की पुत्री माना जाता है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को पिता और अरावली को पुत्री कहा जाता है। अरावली की सामान्य जानकारी। जलवायु उपाद्र। उत्तर व मध्य अरावली की जलवायु उपाद्र। दक्षिण अरावली की जलवायु आर्द्र। औसत वर्षा 50 से 90 सेमी। मिट्टी भूरी लाल कंकरीली। फसल मक्का व ज्वार। वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। चौड़ाई कहो या विस्तार कहो, दोनों एक ही बात है। भूगर्भीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप व दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें दिल्ली क्वार्टर चट्टानें प्रमुख है। अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग क्वार्टर चट्टानों दिल्ली से बना हुआ है, दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों से। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। अरावली के दोनों ओर भूगर्भीय मिट्टी का प्रसार है। अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रसार है। अच्छा, यह है भूगर्भीय, कहाँ है? भूरी मिट्टी है। अरावली की विशेषताएं। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। रचना विधि के अनुसार अरावली मोड़दार पर्वत है। अबलेशियन मोड़दार होगी तो अरावली भी मोड़दार होगी। रचना के अनुसार मोड़दार है। वर्तमान में अवशिष्ट है। वलित पर्वत, निर्माण काल के समय वलित पर्वत है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं वलित पर्वत। ये पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराती है। ये राजस्थान का सर्वाधिक अभयारण्य वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता है। सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है। यह सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक भाग है। वन्य जीवों की शरण स्थली है। ये राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। ये राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायत वाला भाग है। इस प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की अधिकता के कारण धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें पाई जाती है अरावली में, जिसके कारण धात्विक खनिज है। मरुस्थल में औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, तो वह खनिज पदार्थ मिलते हैं। अरावली पर्वत को भारत की मान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली के दक्षिण व पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है तथा अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक के साथ साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। जल विभाजक तो है ही है, जलवायु विभाजक ये है। राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान के खनिज संसाधन मरुस्थल। राजस्थान के खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकते हैं। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान। सर्वाधिक वनस्पति। अधिकांश वन्य जीव, जड़ी बूटियों की उपस्थिति। मानसून को रोककर पृथ्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली आदिवासियों
जनजातियों की आश्रय स्थल ये है। अरावली की पूर्वी ढलानों पर वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान होती है। पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्च स्तर है। उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में नहीं है बल्कि टूटी फूटी हुई है, जिसमें वायु घाटियाँ पाई जाती है। अरावली का स्वरूप अजमेर में सिरोही एवं गुजरात तक एक तानपुरे की तरह है। अरावली का विस्तार तानपुरे की तरह है, जो ऊपर से संकरी और नीचे से फैली हुई है। अरावली के समांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, रेड क्लिफ रेखा के समांतर चलने वाला 11 था और यहाँ NH 48 अरावली के समानांतर चलता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग उदयपुर से होकर गुजरता है। अरावली पर्वत संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों विशिष्ट भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश 19+1 यानी सिरोही शामिल नहीं है। 20 जिले का क्षेत्रफल 60%, जनसंख्या 40%। अरावली सहित अरावली के पूर्व में गैर मरुस्थलीय प्रदेश 30 जिले, क्षेत्रफल 40%, जनसंख्या 60%। अरावली के नुकसान। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है, अतः बादल बिना बरसे ही चले जाते हैं। अरावली को खतरा। राजस्थान में अरावली प्रदेश में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों से इसको खतरा उत्पन्न हो रहा है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में 128 में से 31 पहाड़ियाँ गायब होने की चिंता जाहिर की है। 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में गैरकानूनी खनन के आदेश दिए गए, बंद करने के आदेश। राजस्थान में अरावली को विस्तार या ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है।